वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रजेश चौधरी। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात विद्युत धारा का पार्ट 2 में लेकर आया हूं। इसको मैं बताने से पहले मैं आपके सामने 2 लाइन का मोटिवेशनल कोट, हालांकि मैं तो बहुत बड़ा वो तो नहीं हूं, किंतु यदि जो मैं बातें कह रहा हूं अगर उस पर आप लोग अमल करेंगे, उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि कामयाबी, सक्सेस जरूर मिलेगी। कहना है कि कामयाबी संघर्षों की दीवानी होती है। संघर्ष जितना खूबसूरत होगा कामयाबी उतनी ही बेहतरीन होगी। चलिए तो आइए चलते हैं हम आज आपके जो मेरा आज का बहुत ही मैक्सिमम लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ साहब ने 2 नियम प्रतिपादित किया, 2 नियम उन्होंने दिया विद्युत धारा को लेकर। जिसकी सहायता से जटिल परिपथ में हम अलग अलग चालकों की विद्युत धारा को ज्ञात कर सकते हैं। तो 1842 ईस्वी में किरचॉफ साहब ने अपना नियम दिए। उनमें का उनका पहला नियम है संधि का नियम। संधि के नियम में क्या कहा गया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ साहब ने अपने पहले नियम में कहा कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे उनके कहने का मतलब क्या था? सिग्मा आई इक्वल टू 0। जैसे यह एक आपका संधि हो गई और यहाँ पे ये आपकी धारा है, ऐसे इस संधि पर 5 धाराएं I1, I2, I3, I4 और I5 और चिन्ह परिपाटी यह कहती है कि इस संधि की तरफ जो धारा आ रही वह पॉजिटिव होगी और जो दूर जा रही है वह आपकी निगेटिव होगी। जैसे मैंने क्या, यह देखिए मेरा यह धारा I1, यह आपकी I2 और यह आपकी I3 और यह I4 और I5, ठीक है। और इनमें से संधि की ओर जो धाराएं जा रही है, I1 जा रही है, I2 जा रही है और I3 जा रही है, ठीक। तो यह पॉजिटिव होगी और यह आपका यह चिन्ह परिपाटी कहती है यह देखिए संधि से दूर हटी है, निगेटिव या निगेटिव। तब क्या होगा? किरचॉफ के नियमानुसार क्या होगा भाई? किरचॉफ के नियमानुसार क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। उन्होंने क्या कहा था? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऐसा यह सभी धाराएं आपकी I1, I2 और I3 और I4, I5 जो भी धाराएं हैं इनका बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। तब यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I4 प्लस I5 ऐसा हो जाएगा। यह तो पहला नियम था। अब दूसरे नियम की हम बात करते हैं। दूसरे नियम उन्होंने कहा बंद पास का नियम। उन्होंने अपना दूसरा नियम क्या दिया? बंद पास का नियम। उसकी बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं 100 में 90% मैं कह सकता हूं कि यह बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछेगा, जरूर कंफर्म पूछेगा कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। अब आगे की जो बात करें किरचॉफ नियम के बाद मैं बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है व्हीटस्टोन सेतु, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा तो बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आगे के लिए। बात करते हैं किरचॉफ साहब की दूसरे नियम की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किरचॉफ साहब ने अपना दूसरा नियम क्या दिया? उन्होंने कहा किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल उस पास पर लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उन्होंने क्या कहा किरचॉफ साहब ने? किरचॉफ साहब ने कहा किसी परिपथ में प्रत्येक बिंदु पर किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास पर लगने वाले विद्युत वाहक
बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये आपका परिपथ, इस परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है और आपके 2 विद्युत वाहक बल E1 और E2 है। ठीक है, अब देखिए अगर हम कहें कि R1 तथा R2 प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 और I2 हो, तो इस बिंदु A पर किरचॉफ साहब का पहला नियम लगाने पर R3 प्रतिरोध में जो धारा I1 और I2 होगी, I1 प्लस I2 होगी। सिंपल सी बात है। चलिए, तब बंद पास एक के लिए क्या हो जाएगा? किरचॉफ साहब का दूसरा नियम लगाने पर बंद पास एक के लिए किरचॉफ साहब के दूसरे नियम से I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। इसको नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। और बंद पास 2 के लिए क्या हो जाएगा? तब बंद पास 2 के लिए क्या हो जाएगा? बंद पास 2 के लिए देखिए भाई, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E2। यह है आपका किरचॉफ साहब का दूसरा नियम है। तो उन्होंने पहला नियम क्या कहा? उन्होंने पहला नियम में कहा कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और दूसरा नियम आप देख ही सकते हैं। अब हम आगे की जो बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, व्हीटस्टोन सेतु की बात कर रहे हैं हम। आगे चलकर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। सोच रहे हैं कि 60 कम से कम समय में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बातें बता दें। के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन साहब ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिससे चालक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं और इस चतुर्भुज की एक विकर्ण को धारा मापी से जोड़ देते हैं और दूसरे विकर्ण को हम सेल से जोड़ देते हैं। और ये आपके जो 4 प्रतिरोधों का जो चतुर्भुज है, इसको ऐसा समायोजित करते हैं कि इसके विकर्ण में ये जो आपका दूसरा विकर्ण जिसमें आपकी बैटरी जोड़ी गई है, ठीक, और एक आपका विकर्ण है जिसमें आपका धारा मापी जोड़ा गया है, तो इसको ऐसा समायोजित करते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसके धारा मापी में कोई विक्षेप न उत्पन्न हो। तो यह आपका जो परिपथ है, यह आपका जो ब्रिज है, यह आपका सेतु है, यह बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस दशा में क्या रिजल्ट निकलता है? 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगली संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही इसकी मेन थीम है। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु की मेन थीम क्या है? 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि यह मेरा पहली संलग्न भुजा, ये आपकी AB और ये आपका BC दिखाई दे रहा है, और दूसरे संलग्न भुजा AD और क्या है? DC है। इसमें की जो मेन थीम क्या है? ये इसका प्रतिरोध P और इसका प्रतिरोध क्या है? Q। पहली संलग्न भुजा के प्रतिरोधों का अनुपात अगली संलग्न भुजा के प्रतिरोधों की, आपका प्रतिरोध क्या है? R और ये आपका प्रतिरोध S है। यह ऐसा होगा, इसका जो अनुपात होगा, इसकी जो मेन थीम है, इसकी थीम यही है। लेकिन कैसे होगा? उत्पत्ति करते हैं हम चित्र के अनुसार चलते हैं। यह मेरा चित्र है, देखिए यह आपका चतुर्भुज ABCD में चलते हैं। तो A और C में एक आपका सेल लगा है और भुजा आपकी B और D में एक धारा मापी लगा है। ठीक है, हम यह जो कुंजी K1 और K2 है, ठीक, ये आपका समायोजित बैलेंस है। इस यहां से हम जब इसको
कुंजी K1 को दबाते हैं तो यह कुंजी K1 को जब हम दबाते हैं तो इस सेतु में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस K1 को दबाएंगे तो यहाँ इस A पर पहुंचने पर यह धारा दो भागों में बढ़ जाती है। पहली AB भुजा AB में धारा I1 प्रवाहित होने लगती है और दूसरी आपका AD में I2 प्रवाहित होने लगती है। अब यहां पर P Q R तथा S P Q R तथा S के मान को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि इस कुंजी K2 को दबाने पर इसमें इस धारामापी में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे कहने का मतलब कि इस विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात यह आपका DC में वही धारा प्रवाहित होगी जो आपकी AD में प्रवाहित होगी और यहाँ पर BC में वही धारा प्रवाहित होगी जो आपकी AB में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार बंद पास ADBA में बंद पास ADBA में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर ADBA में किरचॉफ का दूसरा नियम जब लगाएंगे तो I1P यह आपका AB का जो आपका प्रतिरोध क्या है P है और AD का प्रतिरोध क्या है R है, तो क्या हो जाएगा I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2R, या आपका नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैंने क्या कहा कि BC में वही धारा प्रवाहित होगी जो आपकी AB में प्रवाहित होगी। इसको अपने जगह पर रखते हैं। अब बंद पास कहने का मतलब इस पे आपकी धारा कोई नहीं प्रवाहित होगी, तो बंद पास BCDB की बात करते हैं। बंद पास BCDB में किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, I1Q माइनस I2S इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसे हम I1Q इक्वल टू I2S भी लिख सकते हैं, या नंबर 2 समीकरण 1 तथा 2 से जब हम इसे ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1P बाई I1Q इक्वल टू क्या मिलेगा, I2R बाई I2S, या इससे फिनिश और आपको मिला क्या P बाई Q इक्वल टू R बाई S। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि इसका जो मेन थीम है कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगली दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह देखिए P बाई Q इक्वल टू R बाई S मैंने आपको बताया था ऐसे। और इसका जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का जो उपयोग किया जाता है, इस सिद्धांत से दो का प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है। पहला आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स है और दूसरा आपका मीटर सेतु है। ठीक है, और मीटर सेतु आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, डालूंगा अगले वीडियो में, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे, अगर आप अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, बाय तब के लिए।